नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं, पहले वो बताऊं, फिर शुरू करूंगा आज की पाठशाला। पहले आपको बताऊं कि पहला चैप्टर होगा कि वो कौन था जिसके लिए नेहरू ने कश्मीर लुटा दिया था। उन पर आरोप यही लगता है ना कि भाई जो पीओके आज पाकिस्तान के पास है वो भारत के साथ होता, लेकिन नेहरू ने लुटा दिया। लोग यही बोलते हैं नेहरू ने लुटा दिया। किसके वजह से, आज उस पर बात करूंगा। पूरे देश को जोड़ने वाले पटेल को नेहरू ने क्यों साइड लगाया कश्मीर के मामले में, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। नेहरू ने श्रीनगर लुटा ही दिया था, लेकिन उसे बचाने वाले कौन थे, आज उसकी भी चर्चा करूंगा, उनसे मिलवाऊंगा आपको। पटेल साहब का ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें वो बताएंगे कि कश्मीर में जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ। साथ ही वो सीक्रेट हथियार जो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत खरीद रहा है उसकी भी बात होगी। और एग्जाम में चीटिंग रोकने वाला, चीटिंग से बचाने वाला मास्क आ गया है। कोरोना से बचाने वाला मास्क तो बहुत आया, लेकिन जो ताबड़तोड़ चीटिंग होती है उससे बचाने वाला मास्क कैसे आया है, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। समाजवादी पार्टी के रामपुर से विधायक हैं आजम खान। अब उनकी मुश्किल बढ़ गई है। 2019 में भड़काऊ भाषण का एक मामला था। रामपुर की कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दे दिया। आजम खान को 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 3 साल की सजा होने के कारण आजम खान की विधायकी जाना लगभग तय है। आजम खान ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव के दौरान जो आरोप उन्होंने लगाए थे उसके सबूत देने के लिए कहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट से 20,000 यादव और मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता लिस्ट से काटे गए। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि सबूत दीजिए बॉस। 10 नवंबर तक अखिलेश यादव को अपने आरोप का विवरण देने के लिए चुनाव आयोग ने कह दिया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल का विरोध तेज होता जा रहा है। आरोप लग रहा है कि राम रहीम को पैरोल देने के लिए हरियाणा में पैरोल के नियमों को बदला गया। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि राम रहीम की पैरोल से उनका कोई संबंध ही नहीं है। जो भी काम हो रहे हैं वो नियमों के मुताबिक हो रहे हैं। राम रहीम बलात्कार और हत्या के आरोप में हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है। फिलहाल 40 दिन की पैरोल पर बागपत के बरनावा आश्रम में रह रहा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। अरविंद केजरीवाल आज गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे और बीजेपी पर जमकर निशाना लगाया। केजरीवाल बोले कि भाजपा 15 साल में कूड़े के 3 पहाड़ दे चुकी, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने एमसीडी के 40,000 करोड़ रुपए जारी ही नहीं किए। बीजेपी यह भी कह रही है कि दिल्ली में लैंडफिल साइट की ऊंचाई 15 से 20 मीटर कम की है उन्होंने। हरियाणा के सूरजकुंड में आज से राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू हुआ है। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि 2024 तक देश के हर राज्य में एनआईए की एक ब्रांच होगी। चिंतन शिविर में आंतरिक सुरक्षा को लेकर रोडमैप पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 तक चलने वाले चिंतन शिविर में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। ममता बनर्जी के पास बंगाल के गृह मंत्रालय का प्रभार भी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 15 नवंबर तक सरकारी बंगला खाली करना होगा। जम्मू कश्मीर स्टेट्स डिपार्टमेंट ने महबूबा मुफ्ती को बंगला खाली करने का फाइनल नोटिस भेजा है। महबूबा मुफ्ती गुपकार रोड पर फेयर व्यू बंगले में रहती हैं। नोटिस में कहा गया कि यह बंगला 27 अप्रैल 2017 को राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री होने के नाते 6 महीने के लिए दिया गया था, जिसे बाद में 31 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद कोई विस्तार नहीं हुआ है, तो चलिए निकलिए बाहर जाइए, ये उनको कह दिया गया है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया है। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 130 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 129 रन ही बना पाई। इस दौरान पाकिस्तान के 8 विकेट भी गिर गए। पाकिस्तान को आखिरी 4 गेंद पर जीत के लिए 4 रन चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ 2 ही रन बना पाई और इस हार के साथ पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। भारतीय महिला क्रिकेटर्स को भी अब पुरुष टीम के बराबर ही मैच फीस दी जाएगी। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया। इसके मुताबिक महिला क्रिकेटर्स को
टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे, एक वनडे मैच खेलने के लिए 6 लाख रुपए मिलेंगे और T20 का जो मैच होता है उसके लिए 3 लाख रुपए की फीस मिलेगी। इससे पहले महिला क्रिकेटर्स को एक T20 और वनडे के लिए 1 लाख रुपए मिलता था और हर टेस्ट के लिए मात्र 4 लाख रुपए मिलते थे। यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उन गलतियों का चैप्टर जिन गलतियों ने कश्मीर लुटा दिया जैसा उन पर आरोप लगता है। आपको बताऊंगा वो कौन था जिसके लिए नेहरू ने कश्मीर लुटाया और आज आपको सरदार पटेल खुद बताएंगे कि कश्मीर के मामले में नेहरू से क्या गलतियां। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज अचानक हिस्ट्री का ये चैप्टर क्यों खोल रहा हूं। देखिए, अक्टूबर का ये हफ्ता बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें इतिहास की वो तारीखें हैं जिन्होंने कश्मीर का भविष्य तय किया था। 1947 26 अक्टूबर का दिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था और 27 अक्टूबर को कश्मीर बचाने के लिए भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची थी, जिसे इन्फेंट्री डे के तौर पर मनाया जाता है। आज मैं 26 अक्टूबर 1947 और 27 अक्टूबर 1947 इन्हीं दो तारीखों में जो इतिहास कैद है उसका चैप्टर खोलूंगा और दोनों अलग अलग खोलूंगा। पहले कश्मीर की बात करूंगा जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी ऐसी गलतियां की थी जिन गलतियों की सजा आज तक देश भुगत रहा है और देश को जानना चाहिए कि वो गलतियां क्या थी। कैसे जिस पीओके के लिए आज राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भारत उसको हासिल करेगा, वो पीओके भारत में ही होता। इतने सालों तक कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ाया गया वो न होता। कश्मीरी पंडितों का शायद पलायन भी नहीं होता अगर नेहरू जी ने वो गलतियां ना की होती। और एक एक करके वो गलतियां आपको बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू की पहली गलती, और वो गलती क्या थी, उनकी गलतियां आपको गिना रहा हूं, जरा सुनिए। और इनको गलतियां भी नहीं कहना चाहिए, नेहरू के ब्लंडर्स कहना चाहिए। ब्लंडर, इतने बड़ी बड़ी गलतियां हैं कि गलती की कैटेगरी में भी नहीं आती। नंबर 1, सेना भेजने में देरी। अब इसका पूरा इतिहास आपको बताऊंगा कि क्यों ये एक ब्लंडर जैसा है। इसको आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। जिस दुविधा और देरी को इतिहास के पन्नों में कई लोग लिख चुके हैं कि नेहरू के ब्लंडर जैसा था, वो क्या था उस वक्त की घटना से समझिए। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को। 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची, लेकिन जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला कब शुरू हुआ था? 5 दिन पहले, सेना के पहुंचने के 5 दिन पहले 22 अक्टूबर को हमला शुरू हो चुका था। पाकिस्तान की तरफ से 22 अक्टूबर को ही करीब 200-300 ट्रक कश्मीर में घुस चुके थे और ये ट्रक पाकिस्तान के इशारे पर हमला करने वाले कबायलियों से भरे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना नहीं लड़ रही थी। उन्होंने बड़ी स्मार्टनेस दिखाते हुए कबायलियों को भेजा था और इन कबायलियों की संख्या जो ट्रकों में भर के आए थे वो करीब 5000 थी और इनकी अगुवाई पाकिस्तान सेना के वो जवान कर रहे थे जो उस वक्त लीव पर, छुट्टी पर चल रहे थे। तत्कालीन गृह सचिव वीपी मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में लिखा है कि हमला करने वाले कबायली एक के बाद एक इलाके कब्जा कर रहे थे और 24 अक्टूबर को श्रीनगर के करीब पहुंच गए थे। वे माहुरा पावर हाउस पहुंचे और उसे बंद करा दिया था, जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। ये कबायली कह रहे थे कि 2 दिन में वो श्रीनगर पर कब्जा कर लेंगे और श्रीनगर की मस्जिद में ईद मनाएंगे। ये हालत बन चुकी थी श्रीनगर के अंदर 22 अक्टूबर को, और 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने घुसपैठिए भेजे। 24 अक्टूबर को भारत सरकार को पता चला कि घुसपैठिए पीओके के मुजफ्फराबाद तक आ चुके हैं और वहां पर कब्जा कर चुके हैं और वहां से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। उस वक्त भारत में सरकार के अंदर क्या चल रहा था वो तत्कालीन गृह सचिव वीपी मेनन ने अपनी किताब में विस्तार से लिखा। उन्होंने लिखा कि 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने तुरंत भारत सरकार से मदद की अपील की। 22 को कबायली घुसे, 24 को उन्होंने अपील कर दी महाराजा हरि सिंह ने
कि कश्मीर को बचाइए। भारत सरकार को यह जानकारी दी गई कि कश्मीर में हमलावर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। 25 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में डिफेंस कमेटी की बैठक हुई। इस कमेटी ने महाराजा हरि सिंह की मदद की अपील को माना और सेना भेजने पर चर्चा की। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सेना तब तक एक्शन नहीं लेगी जब तक सरकार के पास पूरी जानकारी नहीं आ जाती। अरे भाई, क्या जानकारी आनी थी, ये किसी को समझ में नहीं आता। राजा हरि सिंह खुद बता रहे हैं कि ये लोग यहां घुस गए हैं, श्रीनगर में अंधेरा कर दिया है, पूरा श्रीनगर लूट जाएगा। इनको था कि हम अपना, अच्छा ये माउंटबेटन कह रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसमें नेहरू जी जो चाहते वो कह सकते थे, क्योंकि वही उस वक्त भारत का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वो एक अंग्रेज की सुन रहे थे। 25 अक्टूबर को हालात की जानकारी लेने के लिए तत्कालीन गृह सचिव वीपी मेनन को कश्मीर भेजा गया। वीपी मेनन ने यह जानकारी दी कि हालत काफी खराब हो गया है। 26 अक्टूबर ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों ने यह तय किया कि कैसे एक्शन लेना है, और फिर विलय पर हस्ताक्षर के बाद 27 अक्टूबर को 5 दिन बाद सेना भेजी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह बहुत मानते थे, और खास तौर पर कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन से ही सलाह लेते थे, जबकि देश की बाकी रियासतों को जोड़ने के लिए सरदार पटेल को फ्री हैंड दिया गया था। लेकिन कश्मीर के मसले पर सरदार पटेल साइडलाइन कर दिए गए थे, और इस मामले में लॉर्ड माउंटबेटन की राय से नेहरू चल रहे थे। तो अगर पटेल साहब की सुने होते, अगर कश्मीर में सेना पहले भेजी होती, अगर लॉर्ड माउंटबेटन की न सुनकर नेहरू जी अपने हिसाब से कुछ सोच करते, भारत के लिहाज से सोच के करते, तो शायद सेना पहले जाती और स्थिति कुछ और होती। सेना भेजने में जो देरी हुई, इसे नेहरू जी का पहला ब्लंडर माना जाता है। अक्सर यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय में जो देरी हो रही थी वो महाराजा हरि सिंह की तरफ से हो रही थी, लेकिन यहां एक एंगल शेख अब्दुल्ला का भी है, जिनके प्रति नेहरू का बहुत झुकाव था। शेख अब्दुल्ला हमेशा से कश्मीर पर राज करना चाहते थे। आजादी से पहले 1946 में शेख अब्दुल्ला कश्मीर के राजा हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर अभियान चला रहे थे, जिसके लिए शेख अब्दुल्ला को महाराजा ने गिरफ्तार भी कर लिया था। मतलब शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह ही कश्मीर छोड़ दें। क्यों भाई, वो ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि उनको हिंदू राजा पसंद नहीं थे। शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू कश्मीर पहुंच गए थे। सोचिए कितनी मित्रता रही हो। वो तो महाराजा हरि सिंह ने नेहरू जी को रोक लिया। शेख अब्दुल्ला मानते थे कि कोई हिंदू कैसे कश्मीर पर राज कर सकता है। भारत की आजादी और बंटवारे के बाद 2 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला ने एक भाषण दिया था, और उस भाषण में कहा था कि अगर राज्य के लोग पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला करते हैं तो वो पहले आदमी होंगे जो उस पर साइन कर देंगे। मतलब ये भाई साहब तैयार थे कि अगर वो चले जाना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ तो मैं साइन कर दूंगा, और नेहरू जी इनसे दोस्ती निभा रहे थे। इतना होने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू का लगाव शेख अब्दुल्ला के प्रति बना रहा। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू के घर पर एक बैठक हुई। इसमें जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन मौजूद थे, जो नेहरू से मिलने के लिए जम्मू से दिल्ली आए थे, और उन्होंने तत्काल सैन्य मदद मांगी, जिसके लिए नेहरू असमंजस में थे। तब महाजन ने नेहरू से साफ साफ कह दिया था कि शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो शक्ति देनी है दीजिए बॉस, लेकिन श्रीनगर में इसी शाम सेना भेज दीजिए, नहीं तो मैं लाहौर चला जाऊंगा और जिन्ना से बातचीत करूंगा, क्योंकि श्रीनगर को बचाना जरूरी है। मेहर चंद महाजन ने इस बैठक के बारे में अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि शेख अब्दुल्ला, जो उस समय पीएम आवास में ही रह रहे थे, पीएम आवास में शेख अब्दुल्ला रह रहे थे, सुन रहे हैं, वो उनकी बातें भी सुन रहे हैं। नेहरू जी से बात चल रही है और वो सुन रहे हैं शेख अब्दुल्ला, और जब बातचीत में निर्णायक मोड़ आया तो अब्दुल्ला ने एक पेपर नेहरू जी के पास भिजवा दिया। नेहरू जी ने पेपर पढ़ा और कहा कि जो आपकी राय है वही शेख साहब की राय है। यानी जब मेहर चंद महाजन ने नेहरू से यह कहा कि शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो चाहिए ताकत वो दे दीजिए, यही बात शेख अब्दुल्ला ने पकड़ ली और नेहरू से कहा कि वो महाजन की राय मान लें। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों पूरे देश में को
तोड़ने के लिए जिन पटेल जी को जिम्मेदारी दी गई, कश्मीर के मामले में उनको साइड रखा गया। वहां नेहरू जी की दोस्ती शायद उबाल मार गई, वहां शेख अब्दुल्ला की वजह से सेना भेजने में शायद देरी हो गई। यह इतिहास के पन्नों में लोगों ने लिखा है, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। यह तो पहला ब्लंडर था। दूसरा ब्लंडर, सेना भेजने में देरी के बाद जो नेहरू जी ने दूसरा ब्लंडर किया, वो कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन ले गए, यूएन ले जाना। यह दूसरा ब्लंडर था जो नेहरू जी ने किया। और क्यों इसको ब्लंडर कह रहा हूं अभी आपको बताता हूं। नेहरू कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस में लेकर तभी चले गए जब भारतीय सेना काउंटर अटैक में जुटी हुई थी। एक तो पहले सेना जाती तो सेना मजबूत स्थिति में होती, उसको देर से भेजा। उसके बाद भी हमारी सेना जबरदस्त लड़ रही थी, और वो तो कबायली थे भाई। हमारी फौज कबायलियों से लड़ रही थी, उनको रगड़ रही थी, और नेहरू जी चले गए यूनाइटेड नेशन। 31 दिसंबर 1947 को भारत ने अपने प्रतिनिधि के जरिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में औपचारिक रेफरेंस दाखिल किया। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल से कहा गया कि वो पाकिस्तान सरकार को जम्मू कश्मीर में हमला करने वालों को किसी भी तरह की मदद देने से रोके। इसके बाद क्या हुआ वो भी आपको जानना चाहिए। 20 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर 3 सदस्यीय यूएन कमीशन बना दिया। 21 अप्रैल 1948 को यह कमीशन फिर से बनाया गया और इसमें 5 सदस्य रख दिए गए। फिर इस कमीशन को अधिकार दिए गए कि वो जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया का प्लान बनाएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 47 को पास किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों से जनमत संग्रह के लिए कहा गया। फिर जनवरी 1949 को यूएन कमीशन ने प्रस्ताव पास किया, जिसमें कश्मीर में जनसंग्रह के लिए प्रक्रिया की बात की गई। इसी बीच सीज फायर पर भी सहमति बना ली गई, जिससे पाकिस्तान को फायदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने घुसपैठियों के हमले में कश्मीर की जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसे पीओके कहते हैं आप, उसे खाली करवाए बिना ही सीज फायर पर सहमति दी थी। अगर ईमानदारी होती तो आप कहते ये छोड़ो, पहले अपने यहां जाओ, तुम भी छोड़ो, तुम भी अपने यहां जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। पाकिस्तान के लोग जहां थे वो कबायली, वहीं से सीज फायर हो गया। वो खुश कि इतना तो हम कब्जाए बैठे, और नेहरू जी चले गए यूनाइटेड नेशन। और किस वक्त? जब हमारी सेना लड़ रही है। अपनी सेना पे भरोसा नहीं था कि आप यूनाइटेड नेशन में चले गए, दौड़ दौड़ के सर रोकिए इनको, और वो भी कबायलियों के मुकाबले में। इतनी कमजोर थी क्या हमारी फौज? और अभी आपको बताऊंगा आगे जो चैप्टर है, जो इन्फेंट्री डे पर बताने वाला हूं, उसमें आपको बताऊंगा कि हमारी फौज जो है वो कितनी काबिल थी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को यूनाइटेड नेशंस जाना था। कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना भारत के लिए एक भारी भूल साबित हुआ, और इस गलती को खुद जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया है। बॉस, मामले को यूएन में ले जाने के 4 साल के बाद 28 मार्च 1951 को संसद में नेहरू जी ने कहा कि हमने यूएन से कश्मीर के विभाजन पर सहमति नहीं मांगी थी। हम पाकिस्तान से जुड़ी शिकायत को लेकर यूएन गए थे, लेकिन यूएन ने इसका गलत इस्तेमाल किया और जांच के दायरे और पूरी प्रक्रिया को ही बढ़ा दिया। पर बॉस, गए क्यों थे? सवाल तो इस बात का है। हैदराबाद कह रहा था, वहां के निजाम कह रहे थे कि हम नहीं मिलेंगे इंडिया के साथ। मिलाना लिया गया, पटेल साहब ने मिलाना लिया, वहां भी फौज गई थी। वहां भी जो रजाकार सोच रहे थे, सपना बुन रहे थे कि अलग देश बनाएंगे, सबको रगड़ दिया था ना। तो यहां ये कबायली क्या कर लेते ऐसा जो आप यूनाइटेड नेशंस चले गए? जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान की शिकायत लेकर इस उम्मीद से यूएन गए थे कि वो बिना किसी पक्षपात के एक्शन ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चीजें पाकिस्तान के पक्ष में चली। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन चार्टर में आर्टिकल 35 के तहत लेकर गए, जो अपने आप में एक बड़ा ब्लंडर था। आर्टिकल 35 विवादित जमीन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा किया था।
इस वजह से यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखनी चाहिए। यानी अगर आप इसको समझे, छोटे से आपको समझा देता हूं कि जिसकी बात हो रही है कि आप आर्टिकल जिसके तहत लेकर गए वो था आर्टिकल 35 यूनाइटेड नेशन चार्टर का, आर्टिकल 35। ये किस चीज पर है? ये है विवादित जमीन पर। इसके लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और जाना किससे चाहिए था? लोग कहते हैं कि आपको आर्टिकल 51 के तहत जाना चाहिए था। यह किस चीज पर है? अवैध कब्जे के लिए। अब आप दोनों को समझिए कि नेहरू जी को ये आर्टिकल 35 के तहत जब वो गए तो क्यों इसको ब्लंडर कहा जाता है। आप खुद ही कह रहे हैं कि विवादित जमीन है। अरे भाई, विवादित जमीन का मतलब ये हुआ कि हम भी क्लेम कर रहे हैं, वो भी क्लेम कर रहे हैं, किसका है अभी पता नहीं, इसको लेकर विवाद है। जबकि आप आर्टिकल 51 के तहत जाते और कहते कि अवैध कब्जा है बॉस, तो आप सीधा दावा ठोक देते कि जमीन हमारी है, ये आदमी घुसा है, इसको निकालिए यहां से। लेकिन आप 51 के तहत नहीं जाके आर्टिकल 35 के तहत गए। आपने तो वहां बड़ा ब्लंडर कर दिया बॉस। क्या क्या गिनाया आदमी। तो यहां भी नेहरू जी से एक बड़ा ब्लंडर हुआ। इसको लेकर कई लोग चर्चा करते हैं। गए तो गए, कम से कम आर्टिकल तो ठीक चुनते। अब है तीसरा ब्लंडर। तीसरा ब्लंडर उन्होंने क्या किया नेहरू जी ने कि आप यूएन भी चले गए, चलिए ठीक है, सीज फायर पर सहमत हो गए। अरे भाई, आप सीज फायर के लिए कैसे सहमत हो गए जब वो आपके एरिया में घुसे हुए हैं? 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सैनिक कश्मीर में पहुंचे और लड़ाई शुरू हो गई। 8 नवंबर को भारतीय सेना ने श्रीनगर पर, 9 नवंबर को बारामूला पर और 13 नवंबर तक उरी को अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, और सुनिए, 25 नवंबर को भारत की सेना कोटली और झांगर के इलाकों तक पहुंच गई थी, जो अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। मतलब भारतीय सेना पीओके में घुस गई थी। 15-20 दिन के अंदर भारत की सेना ने कश्मीर में बाजी पलट दी थी। भारतीय सेना जिस तेजी से पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेल रही थी, उससे लगा कि भारत पूरे इलाके पर अब कब्जा वापस ले लेगा। यहां तक कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मीरपुर तक पहुंचने वाली थी। लेकिन 21 नवंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने अपना पुराना वादा दोहराया, जिसमें उन्होंने कश्मीर में जनमत संग्रह कराए जाने का वादा किया। मतलब यहां आपकी टीम मैच जीत रही थी और आप कह रहे हैं कि नहीं, हम स्टेडियम में जो लोग मैच देखने आए उनसे पूछेंगे कि मैच किसको जीतना चाहिए। तो आपने तो अपनी टीम को खुद हरा दिया। नेहरू ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कश्मीर के लोगों को इस बात का मौका दिया जाएगा कि वो अपने भविष्य का फैसला कर सके। क्यों भाई, क्यों कश्मीर के लोगों को मौका दिया जाएगा? जब सारी रियासतें जो हैं वो भारत में मिल रही हैं, वहां जनमत संग्रह नहीं कराया गया, तो कश्मीर में जनमत संग्रह क्यों होगा? कई लोग कहते हैं इसमें इनकी दोस्ती आड़े आ रही थी, वही शेख अब्दुल्ला वाली दोस्ती। इस बयान को मौखिक सीज फायर के रूप में माना गया, क्योंकि इसके बाद सेना को पीओके के झांगर से लौटने के लिए कह दिया गया। सेना सोच रहे हैं, पीओके में घुसी भी, वहां से कह रहे हैं सुनो वापस आ जाओ। अरे भाई, जब भारत की सेना अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी और जीत रही थी, तो उसे वापस बुलाने का फैसला क्यों लिया गया? और इस मामले में को यूएन में ले जाने की गलती क्यों की गई? हमारा मामला जब हम सुलझाने की स्थिति में थे, तो यूएन को बीच में लाने की जरूरत ही क्या थी भाई? अगर उस दिन भारतीय सेना को नहीं रोका जाता तो आज पीओके जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भी कश्मीर होता। इसके अलावा राजा हरि सिंह से जो समझौता हुआ था, उसमें नेहरू की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ये मेरी सरकार की इच्छा है कि जैसे ही कश्मीर में कानून व्यवस्था बहाल हो जाए और उसकी धरती पर आक्रमणकारियों को हटा दिया जाए, तब जनमत संग्रह के जरिए विवाद को सुलझाया जाएगा। यानी नेहरू की इस जनमत संग्रह वाली जिद ने आज पाकिस्तान को पीओके दिलवा दिया। भारतीय सेना के ऑफिसर रहे ब्रिगेडियर जॉन परशुराम दलवी की किताब है हिमालयन ब्लंडर। उसमें लिखा गया है कि जब हालात भारत के हक में थे
और भारतीय सेना की पोजीशन ऐसी थी कि हम युद्ध के मैदान में कुछ हासिल कर सकते थे, तब जवाहरलाल नेहरू कश्मीर विवाद को यूएन में ले गए और 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हो गया, जिस वजह से कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। यूएन के दखल के बाद भी कश्मीर का विवाद नहीं सुलझा। इतिहास में यह सवाल हमेशा रहेगा कि हमने सीज फायर की घोषणा क्यों की भाई, जब खुद पाकिस्तान ने नहीं माना था कि हमलावर उसके सैनिक हैं, जब वो मान ही नहीं रहा है कि जिससे लड़ रहे हैं वो उसके सैनिक हैं, तो रगड़ देना था उन सैनिकों को। वो मान नहीं रहा कि ये हमारे सैनिक है। आप कह रहे हैं कि हम सीज फायर कर लेते हैं दोनों देश, अरे जब उसका सैनिक ही नहीं है तो देश से क्या सीज फायर कर रहे हैं भाई। किताब में लिखा गया, इसलिए सीज फायर से हमने खुद ही अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर ली। सीज फायर लाइन को तय करने में बहुत पैसे खर्च हुए, हमारी सेना के हाथ बांध दिए गए। ये सेना के अधिकारी कह रहे हैं। किताब है हिमालयन ब्लंडर, पढ़ लीजिएगा। सीज फायर के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में थी उसे ही युद्ध विराम रेखा माना जाए, जिसे एलओसी कहते हैं। इस तरह कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा हो गया, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके कहते हैं। कश्मीर मसले को लेकर नेहरू ने सरदार पटेल को एक तरह से साइडलाइन कर दिया था। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने छोटी बड़ी 562 रियासतों का विलय करवा दिया, जिसके कहने पर बड़े बड़े राजा रजवाड़े निजाम भारत सरकार के साथ आ गए, नहीं आए तो ले आए उनको, उस लौह पुरुष सरदार पटेल को कश्मीर के मसले से दूर रखा गया। क्यों भाई, किस लिए? नेहरू ने पटेल पर विश्वास नहीं किया, लेकिन माउंटबेटन और यूएन पर कर लिया। वो माउंटबेटन, वो भी तो अंग्रेजी था ना, उसकी बात पे भरोसा था नेहरू जी को। यूनाइटेड नेशन जो है वो कुछ कर देगा, उस पर भरोसा था, पटेल जी पे नहीं था कि पटेल तुमने इतने किए हैं, जरा इसको भी देखो। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखा है, कश्मीर को लेकर भारत सरकार के कई कदमों के बारे में वल्लभ भाई नाराज थे। जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्र के मामले को ले जाना, ऐसी हालत में संघर्ष विराम करना जबकि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, और महाराजा के राज्य से बाहर जाने जैसे कई मसलों को लेकर सरदार पटेल सहमत नहीं थे। पटेल का मानना था कि जब पाकिस्तान ने हमला करके कश्मीर हथियाने की कोशिश की है तो जनमत संग्रह कराने जैसी चीज बनती नहीं है भाई। तुम लड़ने आए हो, तुमको लड़के जवाब देंगे। जनमत संग्रह क्या? अगर तुम्हारा जनमत संग्रह में विश्वास था तो हथियार नहीं उठाते, जनमत संग्रह कराते। जब तुमने हथियार उठा लिया तो तुमने जनमत संग्रह को माचिस मार दी। यह पटेल साहब का सोचना था, एकदम थॉट प्रोसेस क्लियर था उनका। देश से ऊपर कुछ नहीं, ना कोई दोस्ती ना कोई यारी, देश सर्वोपरि। तो उन्होंने कहा जब तुमने हथियार उठाया तो खत्म, अब टेबल पर से इसको हटाओ, जनमत संग्रह, और तुमको हम देंगे हथियार से जवाब। पाकिस्तान ने हथियार के दम पर कब्जा करने की कोशिश की है तो उसे हथियार से ही जवाब देना चाहिए, यह सरदार पटेल मानते थे। आज मैं आपको ये सरदार पटेल की एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहता हूं। इससे यह बात और साफ होगी कि वो क्या चाहते थे और नेहरू जी ने क्या किया। सुनिए, यह आवाज जो अब आप सुनने जा रहे हैं, यह सरदार पटेल की। कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। कोई यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। अब जो जफरुल्लाह साहब कहते हैं कि जूनागढ़ तो यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा? आज कश्मीर में यूनो में गए हैं हमारे तरफ से, क्यों गए? हमें तो इस तरह से कहा कि भाई ये पाकिस्तान खुली लड़ाई करे तब तो अच्छा है, लेकिन खुली लड़ाई नहीं करते हैं, अपने आदमियों के पास लड़ाते हैं, अपने वहां से सारा सामान देते हैं, अपने वहां से सब हथियार देते हैं, अपने वहां से जितना सामग्री चाहिए पूरी देते हैं, अपने वहां से रास्ता देते हैं। तो उससे तो खुला लड़ाई करे तो अच्छा है, न करे तो हम दोनों उसमें पड़े हैं तो ठीक है, यूनो के पास जाओ, जाके वहां से कुछ हो न हो, लेकिन वहां हम कहां तक बैठ रहेंगे? इस तरह से हम बैठ नहीं रह सकते। तो
कश्मीर का मामला तो अलग है, जूनागढ़ का मामला अलग है। जूनागढ़ यूनो के पास जा नहीं सकता क्योंकि जूनागढ़ कहते हैं कि आपने भी रास्ता दिया था। हमने किसको रास्ता दिया था? हमने किसी को रास्ता दिया नहीं। वो जो जूनागढ़ के लोग थे, उन लोग अपने रास्ते से जाते थे, वही रास्ते गए। उसने हमने किसी ने रास्ता दिया नहीं और हमने न कोई चीज दिया, कोई न साथ दिया। और जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा। फिर क्या रहा? और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते। और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते? तो ये चीज तो हो गई। हाँ, हमने एक फैसला किया कि भाई ये रियासतों में हमें एक काम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि जैसा रियासत के लोग चाहे ऐसा करें। तो जैसे लोगों का लोकमत हो, इस प्रकार करना चाहिए। तो लोकमत जैसा हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर हो लोकमत, इस प्रकार का करो। हमें कोई फैसला करने में इतराज नहीं है। लेकिन यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत? हम लड़ाई करके कश्मीर को ले तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही? तो हम कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो। लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा? फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे, और क्या करेंगे? दूसरी तरह से नहीं हो सकता है। तो नहीं, ये सरदार पटेल की आवाज थी। वो खुलकर समझा रहे थे कि लोग जूनागढ़ और कश्मीर का कंपैरिजन करते हैं और बता रहे हैं कि जूनागढ़ में उन्होंने किस तरह से किया, एक गोली नहीं चली और जूनागढ़ आ गया भारत। और वो कह रहे हैं कि लोकमत करा लो, लोगों से पूछ लो उनकी राय क्या है। लेकिन जब तुमने बंदूक उठा ली, आकर हमारे गांव जलाए, हमारे सैनिकों को मारा, तो फिर किस बात का जनमत संग्रह भाई? फिर खुला होगा जो होगा। ये थे सरदार पटेल, खुली सोच वाले, क्लियर सोच वाले। अच्छा, इसी तरह से अनुच्छेद 370 का मामला है। जैसे माउंटबेटन के कहने पर नेहरू कश्मीर मामले को यूएन में लेकर चले गए, वैसे ही शेख अब्दुल्ला के कहने पर वो कश्मीर को विशेष दर्जा देने पर भी राजी हो गए। अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधान के पक्ष में बहुत सारे लोग नहीं थे, लेकिन नेहरू के सामने किसी की नहीं चली। यहां तक की स्थिति यह बन गई कि शेख अब्दुल्ला के साथ अनुच्छेद 370 के मसौदे को तैयार करने के लिए नेहरू ने गोपाल स्वामी आयंगर को बिना विभाग का मंत्री बना दिया ताकि वो इस अनुच्छेद पर संविधान सभा को राजी कर सके। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने मना कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि आप चाहते हैं कि भारत आपकी रक्षा करे, भारत सड़कें बनाए, भारत जनता को राशन दे, और इसके बावजूद भारत के पास कोई अधिकार न रहे। मैं इस तरह की मांग कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो वो लोग जो बाबा साहब अंबेडकर की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और उसमें ओवैसी साहब भी हैं, वो 370 हटने पर छाती पीटते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वही बाबा साहब अंबेडकर 370 के पक्ष में नहीं। बाद में नेहरू ने भरोसा दिलाया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है और वो समय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधानों से कश्मीर में अलगाववाद को हवा मिली और जिसका खामियाजा आज तक देश भुगत रहा। भाई, एक बार मुंह में स्वाद लग गया, कौन छोड़ता है? छुड़वाना पड़ता है, जो अब छुड़वाया गया। नेहरू ने तो कश्मीर लुटा दिया था, लेकिन कश्मीर को बचाने वालों से आज आपको मिलवाता हूं। पाठशाला में अब उस इन्फेंट्री का चैप्टर जो पाकिस्तान के घुसपैठियों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे। आज भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे भी है। इन्फेंट्री डे मनाने की कहानी कश्मीर के भारत विलय से जुड़ी हुई है। बंटवारे के बाद कश्मीर पर कब्जे को लेकर कबायलियों और पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर हमला किया। इसके बाद पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ने के लिए कश्मीर में भारतीय सेना पहली बार पहुंची, जिसका इतिहास मैं आपको बता रहा हूं। 27 अक्टूबर 1947 को एयरफोर्स की पहली ट्रांसपोर्ट यूनिट नंबर 12 स्क्वाड्रन के डकोटा विमानों से सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन और 161वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड यानी पैदल रास्ते के जवानों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतारा गया। भारतीय सेना के पैदल दस्ते के जवानों ने पाकिस्तानी कबायलियों के खिलाफ युद्ध लड़ा और कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचाया। चूंकि 27 अक्टूबर को ही पैदल सैनिकों ने सबसे पहले भारत के लिए युद्ध लड़ा, इसलिए
उनके इस शौर्य को सम्मान देते हुए हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे मनाती है। इन्फेंट्री डे क्यों मनाया जाता है यह तो अब आपको क्लियर है, लेकिन इन्फेंट्री होती क्या है? इन्फेंट्री का मतलब है सेना का पैदल दस्ता। भारतीय सेना में पैदल दस्ते को फ्रंट लाइन वॉरियर कहा जाता है, जो सीमा पर सबसे आगे खड़े होते हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी इन्फेंट्री डिवीजन यानी पैदल सैनिक है। भारत पैदल सेना में कुल 32 रेजिमेंट हैं। भारत में पैदल सैनिकों की संख्या करीब 12 लाख है। अब आपको इन्फेंट्री डे का इतिहास बताते हैं और 27 अक्टूबर 1947 की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जब सेना के जवानों को लेकर एयरफोर्स के डकोटा विमान श्रीनगर पहुंचे। 27 अक्टूबर 1947 को सुबह 5 बजे से 3 डकोटा विमान ने दिल्ली के सफदरजंग से श्रीनगर के लिए पहली उड़ान भरी और पूरे दिन अप डाउन करते रहे। 28 चक्कर लगाए इन विमानों ने। हर डकोटा विमान में 15 से 17 सैनिक का पैदल दस्ता होता था। सोचिए, यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है ये, कि कैसे एक एक छोटा सा विमान है ना, बहुत बड़ा नहीं है, तो 15-17 सैनिक आए, तो 15 भी मानिए तो उस हिसाब से 400-500 सैनिक एक दिन में पहुंचाएगा। उस वक्त अगर भारतीय सेना टाइम से श्रीनगर ना पहुंचती तो श्रीनगर हाथ से चला जाता और कश्मीर भी हाथ से निकल जाता। लेकिन यह तो भारतीय सेना का पराक्रम और बलिदान था। हालांकि वो फिर भी लेट पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने श्रीनगर के साथ साथ पूरे कश्मीर को बचाया, जिसकी वजह से आज कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है। आपको 1947 के उस वक्त की कुछ कहानी भी बताता हूं। जब भारत को आजादी मिले 3 महीने भी नहीं हुए थे और पाकिस्तान के हमलावर पीओके होते होते बारामूला तक पहुंच गए थे, श्रीनगर बस पहुंचने वाले थे। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सैनिकों का पहला बैच वायुसेना के डकोटा विमानों से श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा। ये सैनिक भारतीय सेना की इन्फेंट्री के 1st सिख रेजिमेंट के थे। इन्होंने उतरते ही सबसे पहले एक सिख रेजिमेंट के सैनिकों ने श्रीनगर एयरपोर्ट को सिक्योर किया। फिर इन्होंने बारामूला से श्रीनगर आने वाले रास्ते को ब्लॉक किया, जिससे पाकिस्तान के हमलावर श्रीनगर में न घुस पाए। इन सैनिकों के कमांडिंग ऑफिसर थे शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजित राय, जो उसी दिन बारामूला में दुश्मनों की गोलियों से शहीद हुए। तब कर्नल दीवान रंजित राय की उम्र सिर्फ 34 साल थी। बारामूला को पाकिस्तानी हमलावरों से खाली करवाया गया और श्रीनगर को बचाया गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को भारत का पहला महावीर चक्र मिला था और वो आजाद भारत में शहीद होने वाले सेना के पहले अफसर थे, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके एक हफ्ते बाद ही इन्फेंट्री की 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा बड़गाम के पास शहीद हुए। शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का पहला परमवीर चक्र मिला। शहादत के समय उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। युद्ध में जाने से पहले मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, क्योंकि हॉकी खेलते हुए उन्हें फ्रैक्चर हो गया था। फिर भी वो युद्ध के मैदान में गए। 2 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 50 जवानों की टुकड़ी को श्रीनगर से कुछ दूर बडगाम में घुसपैठियों को रोकने के लिए भेजा गया। उस वक्त बडगाम में उनके सामने 700 हमलावर थे। दुश्मन की भयानक गोलाबारी चल रही थी और मेजर सोमनाथ शर्मा के पास जवान कम थे। फिर भी उन्होंने आखिरी दम तक बडगाम पोस्ट नहीं छोड़ी, जबकि खुद को चोट लगी हुई। मेजर शर्मा और उनके 20 जवान इसमें शहीद हो गए। 6 घंटे तक दुश्मन को मेजर शर्मा और उनके जवानों ने रोके रखा। इसी बीच रीइंफोर्समेंट के तौर पर दूसरी टुकड़ी भेजी गई। 1962 में चीन के खिलाफ भी सेना की इन्फेंट्री यूनिट ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया, लेकिन सरकार की भ्रम की स्थिति और फैसले नहीं ले पाने के कारण चीन भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहा। पूर्व ब्रिगेडियर जेपी डालवी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में यह लिखा है कि भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट के पास दूसरे विश्व युद्ध के दौर की बंदूकें थी, जबकि चीन के सैनिकों के पास AK-47 थी। उस जमाने में पैदल सेना के पास जूते, गर्म कपड़ों, आधुनिक हथियार और उपकरणों की कमी थी। बावजूद इसके भारतीय सेना की पैदल यूनिट चीन के खिलाफ लड़ती रही। लड़ते लड़ते ब्रिगेडियर जेपी डालवी अपने 7 जवानों के साथ चीन के सैनिकों के बीच पहुंच गए। 22 अक्टूबर 1962 को उन्हें उनके 7 जवानों को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बंदी बनाया। 7 महीने तक ब्रिगेडियर जेपी डालवी चीनी सैनिकों की कैद में रहे।
1962 के युद्ध में भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट को एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने युद्ध में अटैक के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया था। 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने में भी भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट्स का सबसे बड़ा रोल था। गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन के कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने 11 जून 1999 को सबसे मुश्किल बटालिक सेक्टर से घुसपैठियों को वापस भगाया था। जौबटॉप और खालूबर पर कब्जे के बाद वो शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल युद्ध में टोलोलिंग रिज की चोटी को वापस हासिल करने में शहीद हुए थे। जिस चोटी पर विक्रम बत्रा शहीद हुए थे उसे अब बत्रा टॉप कहा जाता है और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह इस देश के इन्फेंट्री का गौरवशाली इतिहास है जो आपको बताया नहीं जाता। हर युद्ध में हमारे वो सैनिक जो लड़े और जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। वैसे अब दुनिया भर की बड़ी सेनाओं में धीरे धीरे कर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को खत्म किया जा रहा है। इसकी जगह पूरी तरह से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की जा रही है, लेकिन भारत के बॉर्डर को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं है। भौगोलिक स्थिति भारत की दूसरे देशों के से अलग है, खासकर उत्तरी इलाके में जहां हिमालय की पहाड़ियां हैं। राजस्थान में रेगिस्तान है, वहां पैदल सैनिकों की जरूरत बनी हुई है। इसलिए भारतीय सेना में इन्फेंट्री यूनिट्स की भूमिका अहम है। हालांकि इसे मॉडर्नाइज किया जा रहा है, फ्यूचर की इन्फेंट्री बनाई जा रही है। भविष्य में भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट्स कैसी होगी, कुछ दिन पहले इसकी पहली तस्वीर देखने को मिली और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसे अभी कुछ दिन पहले गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो हुआ था, वहां लॉन्च किया गया। इसे ह्यूमन फाइटिंग मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उससे एक सैनिक की शक्ति और सुरक्षा दोनों बढ़ जाएंगी। यह मौजूदा भारतीय सैनिक की क्षमता से कई गुना शक्तिशाली है, हमला करने में सटीक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। जिस भविष्य के सैनिक की बात कर रहा हूं, अगर आपने न देखा हो तो आपको एक बार फिर दिखा देता हूं। FINSAS इनको कहा गया है। इसका मतलब है फ्यूचर इन्फेंट्री सिस्टम एज अ सोल्जर। ये पूरा सूट जो आप देख रहे हैं, इनमें आधुनिक हथियार और इक्विपमेंट रहेंगे, जिससे सैनिक की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए इसे कर्ण कवच भी कहा गया है। महाभारत में कर्ण को यह वरदान था कि कोई भी हथियार उस पर बेअसर हो जाता था। ऐसा ही कुछ इस सूट के साथ होगा। इसका वजन काफी कम होगा, लगभग 5-6 किलो के करीब। सबसे खास बात यह है कि यह -20 डिग्री से 45 डिग्री तक के तापमान में काम कर सकता है, यानी बर्फीले इलाके से लेकर रेगिस्तान सब जगह पहना जा सकता है। इससे सैनिकों की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी सैनिक दुश्मनों पर जल्दी और तेजी से हमला कर पाएंगे। तो भारतीय सैनिकों को और मजबूत बनाया जा रहा है, लेकिन उनका जो गौरवशाली इतिहास है वो इतना मजबूत है कि उसके बारे में आपको जानना चाहिए था। इसलिए मैंने आज ये चैप्टर, हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स खोलने के बाद अब जरा फ्यूचर का एक चैप्टर खोलते हैं। पाठशाला में अब परीक्षाओं में नकल रोकने वाले एंटी चीटिंग मास्क का चैप्टर। एग्जाम के दौरान नकल होना आम बात है। तमाम नियमों और सख्ती के बाद भी नकल करने वाले नकल कर ही लेते हैं भाई। नकल रोकने के लिए नियम भी हैं। कई राज्यों में तो नकल विरोधी अध्यादेश तक लागू किए गए, विवाद भी हुआ उस पर, लेकिन नकल नहीं रुकी। अब तक नकल करने वालों के साथ नकल कराने वालों का एक पूरा सिंडिकेट चलता है, जिनको चीटिंग माफिया कहा जाता है। आज पाठशाला में नकल रोकने की एक कोशिश का चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें आपको एग्जाम्स में चीटिंग की पूरी ABCD बताऊंगा, कैसे नकल होती है और नकल रोकने के लिए अब तक क्या क्या किया गया है। आपको सबसे पहले फिलीपींस की एक तस्वीर दिखाता हूं, वो तस्वीर डालिए। फिलीपींस में एग्जाम के दौरान नकल रोकने के लिए छात्रों को इस तरह के हैट पहनकर आने के लिए कहा गया। ये सारे हैट या हेड गियर इसको कह लीजिए, छात्रों ने खुद बनाए हैं। छात्र फिलीपींस के लेगास्पी शहर में बाइकॉल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। छात्रों की प्रोफेसर मेरी जॉय ने नकल रोकने के लिए आइडिया दिया। प्रोफेसर ने छात्रों को चैलेंज दिया
कि वो बिना नकल के परीक्षा देंगे और इसके लिए खुद ही हैट बना कर आएंगे। मतलब जैसे घोड़ा को नहीं लगा रहता कि किधर दाहिने बाएं नहीं देखेगा, वैसा इस तरह से मास्क टाइप का लगा दिया, इधर उधर देखेंगे नहीं, चीटिंग करेंगे। प्रोफेसर के चैलेंज को छात्रों ने एक्सेप्ट किया और 17-18 अक्टूबर को एग्जाम में इस तरह के हैट पहन कर आ गए, या मास्क भी कह रहे हैं कुछ लोग। नकल रोकने के लिए इस तरह के उपाय की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस कॉलेज में 2 साल बाद ऑफलाइन एग्जाम या ऑफलाइन क्लासरूम शुरू हुए थे और एग्जाम हो रहा था। नकल रोकने का यह आइडिया सफल रहा और इस साल वहां कोई छात्र नकल करता हुआ पकड़ा ही नहीं गया। इसका दूसरा फायदा यह हुआ कि ऐसे अजीब हैट पहनने से क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे पर हंस रहे थे। इससे एग्जाम का प्रेशर भी थोड़ा कम हो गया और छात्रों ने बिना किसी स्ट्रेस के परीक्षा दी। लेकिन भारत का हाल अलग है। यहां पर नकल रोकने के लिए जितने नियम बनते हैं, जितना लोग चाहते हैं कि नकल रुके, लोग नकल करने के लिए उतनी अकल लगाते हैं। जितने तरीके अपनाए जाते हैं नकल रोकने के लिए, उससे कहीं ज्यादा नकल करने वाले जुगाड़ निकाल लिए जाते हैं। भारत में कहीं भी कोई एग्जाम हो और वहां नकल की खबर ना आए, ऐसा बहुत कम होता है। आपको मेडिकल एग्जाम में नकल के लिए अपनाए अनोखे और अजीब तरीकों के बारे में याद दिला देता हूं। इस साल जुलाई में नीट यूजी परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में पास होने के बाद ही एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस में एडमिशन मिलता है। इस परीक्षा में नकल के लिए पूरा गिरोह एक्टिव हो गया था। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने इस गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें कई लोग ऐसे थे जो उम्मीदवारों के बदले परीक्षा देने पहुंच गए थे। आरोपियों ने छात्रों के यूजर आईडी और पासवर्ड लिए और उसमें बदलाव करके खुद एग्जाम सेंटर पहुंच गए। यहां तक कि आईडी कार्ड में छात्र की फोटो की जगह एडिटिंग के जरिए प्रॉक्सी कैंडिडेट की फोटो लगा दी। इस तरीके से नकल कराने के लिए गैंग ने छात्रों के साथ 50 लाख रुपए की डील की थी। इसी तरह से राजस्थान की रीट परीक्षा में चीटिंग के लिए नया तरीका अपनाया गया था, जिसके बारे में आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। सितंबर 2021 में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट का एग्जाम आयोजित किया गया। यह परीक्षा सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए होती है। इस परीक्षा में नकल करने के लिए कुछ कैंडिडेट्स ने ब्लूटूथ चप्पलों का इस्तेमाल किया। ब्लूटूथ चप्पल, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी ब्लूटूथ चप्पल की है। इसकी कीमत 6 लाख रुपए है और यह दिल्ली में तैयार की गई। हमारे जमाने में ऐसी कोशिश करते तो मां बाप इसी चप्पल से मारते। 6 लाख रुपया देना तो अलग बात, यहां 6 लाख रुपए का चप्पल खरीद के उससे चीटिंग चल रहा, ब्लूटूथ लगा दिए। इस ब्लूटूथ चप्पल की सोल को बीच से काटकर उसमें एक मोबाइल फोन फिट किया गया था जिसमें सिम कार्ड लगा हुआ था और इस फोन से कनेक्टेड एक छोटा ब्लूटूथ डिवाइस यहां कान में कैंडिडेट डाले हुए था। फोन के जरिए एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े शख्स की मदद से एग्जाम देने की प्लानिंग थी, लेकिन पुलिस ने ब्लूटूथ चप्पल पहन के आए कैंडिडेट्स को पहले ही पकड़ लिया। बीकानेर और अजमेर में 2 कैंडिडेट गिरफ्तार किए गए। कुल मिलाकर पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया। नीट परीक्षा में नकल के लिए पूरे राजस्थान में 25 ब्लूटूथ चप्पलें बेची गई। 25 ब्लूटूथ चप्पल। सारी चप्पलें पुलिस बरामद नहीं कर पाई तो एग्जामिनेशन सेंटर के 200 मीटर पहले ही कैंडिडेट्स को चप्पल उतारकर अंदर आने का आदेश जारी किया गया और इसी के साथ परीक्षा के दौरान इंटरनेट भी बंद करना पड़ा। हमारे यहां इंटरनेट बंद करना पड़ता, यह हालत है। चोरी बंद नहीं कर रहे हैं लोग एग्जाम में, इंटरनेट बंद करना पड़ता है। इतने उपाय करने के बाद भी पेपर लीक हो गया और रीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। मतलब वो तो अलग ही था कि चोरी करने आए, पेपर भी लीक हो जाता है। राजस्थान वैसे भी नकल और पेपर लीक के मामले में नंबर 1 है। राजस्थान में लगभग हर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है या नकल हो जाती है। अच्छा, बिहार भी कम नहीं है। बिहार में पिछले साल 2021 में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। कोविड के कारण परीक्षार्थियों को मास्क पहनकर आने का आदेश दिया गया। यहां भाई लोगों ने इसी में जुगाड़ निकाल लिया। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान वैशाली में पुलिस ने एक कैंडिडेट को पकड़ा, उसके मास्क को चेक किया गया। भाई मास्क में ब्लूटूथ डिवाइस और सिम कार्ड निकाल के लेके चला आया था। मास्क के अंदर कोरोना घुस नहीं पा रहा है, भाई ने सिम घुसा दिया। इसके जरिए वो कैंडिडेट एग्जाम सेंटर के बाहर से कनेक्टेड था और इसकी मदद से नकल कर रहा था। यानी सिपाही भर्ती परीक्षा में पुलिस को ही धोखा देकर नकल करने की कोशिश कर रहा था। वहां कोरोना घुस रहा है तो कोरोना हड़बड़ा जा रहा है कि अरे यहां तो अंदर पहले से सिम कार्ड है। कोरोना को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जगह कौन बैठा है भाई, वो वापस चला गया। ये इंडिया का जुगाड़।
वैशाली के अलावा भभुआ से भी इसी तरह के ब्लूटूथ लगा मास्क पकड़ा गया। बिहार में हाईटेक तरीके से नकल का चलन अब देखने को मिल रहा है। पहले तो बिहार में खुलेआम नकल होती थी। ये तस्वीर आप थोड़े भूले होंगे, 2015 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में नकल की तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। अच्छा, हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग से ये फोटो देखने के बाद लोग ऐसे ही पूछते हैं कि तुम भी ऐसे ही पास हुए हो जी। बताइए किस किस को आदमी समझाएगी, सब ऐसे ही पास होता है। इतना आईएएस बन रहा बिहार से, लेकिन ये भी सच्चाई थी बिहार की, या है। बिहार के हाजीपुर में एग्जामिनेशन सेंटर की दीवारों पर खड़े होकर लोगों ने छात्रों को नकल करवा दिया। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना नकल करवा रहे थे। बिहार के कई इलाकों से उस साल ऐसी तस्वीरें आई थी। कई स्कूलों में पूरा का पूरा प्रश्न पत्र ही हल करके परीक्षा हॉल में पहुंचा दिया गया। लोग अंदर जो है वो बैठा हुआ जो है गाना गुनगुना रहा होगा कि अभी बाहर से मेरा पेपर आएगा। कुछ स्कूलों में तो क्लासरूम में ही प्रश्न पत्र हल कर छात्रों को पकड़ा दिया गया, वहीं पर सामने। नकल रोकने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम कानून है, स्टेट बोर्ड्स की गाइडलाइन है, लेकिन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी तो जरूरत है भाई, क्योंकि यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है और सीधे तौर पर छात्रों और उनके परिवारों से जुड़ा होता है। 1991 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने नकल रोकने के लिए नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया। उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे। 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया और इसके तहत नकल करना और नकल करवाना संज्ञेय अपराध हो गया। नकल करते पकड़े जाने पर सीधे जेल भेजने का प्रावधान था। इस अध्यादेश का उस समय बहुत विरोध हुआ। विरोध के बाद भी कल्याण सिंह ने इसे लागू किया, जिसके बाद हुए बोर्ड एग्जाम में परीक्षा केंद्रों से सैकड़ों छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, जिन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। नकल विरोधी अध्यादेश का असर यह हुआ कि 1992 में बोर्ड एग्जाम में से पहले ही 17% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। उनको पूरा कॉन्फिडेंस था अपने आप पर कि हम एग्जाम देंगे तो पास नहीं होंगे, और अगर जाएंगे तो चीटिंग करेंगे ही तो जेल जाना पड़ेगा। तो 17% छात्रों ने एग्जाम ही नहीं दिया। 1992 में हाई स्कूल परीक्षा में सिर्फ 14.70% छात्र पास हुए। उस साल इंटर की परीक्षा में 30% छात्र ही पास हो पाए। यह नकल का आलम था। नकल विरोधी अध्यादेश उस दौर में उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था भाई। 93 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। नतीजा यह हुआ कि 1993 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह ने नकल विरोधी अध्यादेश वापस ले लिया। वो तो रेप के लिए भी कह देते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो चीटिंग तो बहुत छोटी बात है, वो भी गलती हो जाती होगी, तो उन्होंने कहा वापस लो। कल्याण सिंह का नकल के खिलाफ अध्यादेश आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर याद किया जाता है। नकल करके एग्जाम तो क्लियर हो जाता है, लेकिन काबिलियत नहीं आती बॉस। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 53% ग्रेजुएट नौकरी के योग्य ही नहीं है। 53% ग्रेजुएट नौकरी के लायक नहीं है, पर ग्रेजुएट की डिग्री है उनके पास। 2019 की एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक 80% इंजीनियर नौकरी के योग्य नहीं। 80% इंजीनियर। देश के 55% MBA ग्रेजुएट नौकरी के योग्य नहीं है, डिग्री लिए घूम रहे हैं। अच्छा, उसका फिर हम ही लोग पत्रकार बनाते हैं खबर कि MBA की डिग्री वाले इतने लोग बेरोजगार हैं। बॉस, डिग्री तो है, लेकिन यहां ज्ञान है कि नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं। सोचिए, इतना दिमाग जो चीटिंग में लगे हैं वो पढ़ाई में लगा लीजिएगा तो काम आता है। पाठशाला में अब आपके काम का चैप्टर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके नाम पर कितने और मोबाइल नंबर चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट आपका लगा हुआ है और उस नंबर किसी और ने ले रखा है। बहुत ध्यान से ये चैप्टर देखिए। आपके पास इस वक्त जो मोबाइल नंबर है, इसे लेने के लिए आपने मोबाइल कंपनी को एक आईडी यानी पहचान पत्र दिया है, जैसे आधार कार्ड दिया होगा, वोटर आईडी का फोटोकॉपी दिया होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ तो दिए होंगे ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन आईडीज का गलत इस्तेमाल करके दूसरे नंबर किसी को दे दिए और आपको पता भी नहीं है कि आपके आईडी कार्ड पर, आपके किसी पहचान पत्र पर कोई और नंबर लेकर रखे हुए, और कल को वो कुछ कांड करेगा तो फंसिएगा आप।
कई बार ये नंबर मोबाइल कंपनी टारगेट पूरा करने के लिए फायदा मुनाफा कमाने के लिए शुरू कर देती हैं, लेकिन कई बार इन नंबरों का इस्तेमाल गलत और गैर कानूनी काम में भी होता है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके नाम या आईडी से कितने नंबर चल रहे हैं, तो भारत सरकार की इस वेबसाइट पर जाइए जिसका नाम है TAFCOP यानी tafcop.dgtelecom.gov.in। एक बार जरा इसको इधर डालिए, लोगों को दिखा देते हैं। ये वेबसाइट है जिस पर आपको जाना है, tafcop.dgtelecom.gov.in। ये यहां पर लिखा हुआ है, जरा इसको एक बार पॉज करके दिखा दीजिए। ये ना, ये देखिए, यहां जूम कीजिए जरा ये भाई लोगों को। TAFCOP, फिर एक डॉट लगाइए, फिर dgtelecom.gov.in। ये वेबसाइट टैफकॉप का मतलब है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब आपको समझाता हूं कि ये जो वेबसाइट है इस पर काम कैसे करना है। सबसे पहले वेबसाइट आने के बाद आपकी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहां पे देखिए, ये मोबाइल नंबर मांगने की जगह आई, उसमें डाले, फिर ये जो जगह देख रहे हैं ये OTP के लिए। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें आपको एक OTP भेजा जाएगा। OTP पे आप डाल के और वैलिडेट करने के लिए क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो है उसको जांचा जाएगा। वेबसाइट पर आपके नंबर से जुड़ी हुई जानकारी आ जाएगी। अगर आपकी आईडी से एक नंबर ही चल रहा है तो उसकी जानकारी आपके पास इस तरह आ जाएगी कि भाई देखिए, लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर्स रजिस्टर ऑन योर आईडीज। तो वो ये एक नंबर आ गया और उस पे उस आपके आईडी पे कितने नंबर चल रहे हैं वो एक आ जाएगा। लेकिन आपकी आईडी से कई और नंबर चल रहे हैं तो इस तरह की जानकारी सामने आएगी जिसमें आपको दिखेगा कि अनचाहे नंबरों के आगे आप क्लिक कीजिए और उनके नीचे आ रहे ऑप्शन में दिस इज नॉट माई नंबर दबाकर आप उनको बता सकते हैं। ये है, जैसे आपने भाई ये देखा, यहां पर 3-4 नंबर दिख रहा है। अब आप इस पे जो है वो क्लिक कीजिए, कह सकते हैं दिस इज नॉट माई नंबर, नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। ये आप करके बता सकते हैं कि भैया ये मेरा नंबर नहीं, हटाओ इसको, पूछो ये कि मेरे डॉक्यूमेंट का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो ओरिजिनल आईडी इनसे मांगी जाएगी, इन नंबर से जिनको आप कह देंगे ये मेरा नहीं है, और आपकी पहचान इन नंबरों से हट जाएगी। इस तरह आपकी पहचान सुरक्षित रहेगी और अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट पर नंबर इस्तेमाल कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो आप उससे बच जाएंगे। तो ये काम की खबर है। ये वीडियो आगे भी बढ़ाइए, जानकारी भी आगे बढ़ाइए। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात फिर मुलाकात होगी 8:50 पर। अब जरा धड़ाधड़ अपना नंबर चेक कीजिए।